नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग आज विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भी प्रश्न मैं मैथ रीजनिंग का बताऊँगा वो सभी के सभी प्रश्न रेलवे, ग्रुप डी टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट, एसएससी, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को मैंने संकलन किया है और उसको आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे और उसको सीखेंगे। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न को देखेंगे उनको देखने के बाद पता चल जाएगा कि हमारा स्तर क्या है। विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि उनका स्तर क्या है और कितना उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, किस लेवल का मैथ जो है आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षा ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, रेलवे टेक्नीशियन का हो, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का हो। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है इसको बनाने के बाद आपको एक महसूस होगा कि हम कितना जान रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस क्रम में मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूं और उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे एक एक करके। कि 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 रुपया है। परीक्षा में प्रश्न को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार उसको पढ़िएगा, चाहे परीक्षा में प्रश्न कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल्य कितना है? 233 रुपया। यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपया की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की वृद्धि होती है तो 2 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य 48 रुपया हो जाता है। 4 पेनों और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य दिया ही नहीं गया है, तो उसको हम लोग मान लेंगे। क्या क्या हम लोग खरीदे हैं? खरीदे हैं पेन और खरीदे हैं पेंसिल। ठीक है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दोनों, एक पेन का हम लोग मान लेते हैं, एक पेन का और एक पेंसिल का मान लेते हैं। एक पेन का मूल्य हमारा x रुपया है, क्लियर, और एक पेंसिल का मूल्य हमारा y रुपया है। हम लोग मान लेते हैं एक पेन का मूल्य x रुपया और एक पेन का मूल्य y रुपया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 पेन, तो 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 12x, चूंकि एक पेन का मूल्य x है तो 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 12x। और 7 पेंसिलों का मूल्य यानी 7y। 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है? 233। क्लियर, एक लाइन हमारा हिसाब का क्लियर हो गया। यहां से आगे क्या कह रहा है कि यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपए की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपए की वृद्धि होती है। अब आ जाइए, हम लोग यहां पर आते हैं कि एक पेन का मूल्य कितना है? x रुपया। अब नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य देखिए क्या हो जाएगा कि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपया की कमी होती है। पहले पेन का मूल्य कितना था? x रुपया। अब इसमें 1.5 रुपया का कमी हो गया है। क्लियर, यहां तक एक पेन का मूल्य निकल गया। अब और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपए की वृद्धि होती है। ये पेन है, अब पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की वृद्धि यानी y+1, ये पेंसिल हो गया। ठीक है, होती है। तो 2 पेन, तो 2 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 2 × x - 1.50। और 3 पेंसिलों, पेंसिल का मूल्य कितना है? y+1, तो 3 पेंसिल का मूल्य निकल गया 48 रुपया होता है, बराबर 48 होता है। ठीक है, तो 4 पेनों और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें। अब यदि हम लोगों के पास एक इक्वेशन ये आ गया है, एक इक्वेशन ये आ गया है, इसको हम लोग सॉल्व करके x और y का मान यदि हम लोग निकाल लेते हैं
तो हमारे पास में एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य निकल जाएगा। जब एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य निकल जाएगा तो हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि 4 पेन, तो उसके बाद हम लोगों को कितना भी पेन का दाम पूछे, कितना भी पेंसिल का दाम पूछे, बस सिर्फ उसको गुना करते जाना है, निकल जाएगा आंसर। तो हम लोग सबसे पहला काम x और y का मान निकालते हैं। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x माइनस 3, क्लियर, 2x माइनस 3 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 48। अब आ जाइए 3 3 क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 48 आ गया ना। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होता है इक्वेशन सॉल्व, 2x प्लस 3y बराबर 48 है, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है। अब आ जाइए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। ऊपर में है 12x प्लस 7y बराबर 233, नीचे में है 2x प्लस 3y बराबर 48। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 12 पुरा दें, यहाँ पर हम लोग 12 पुरा दें, इसको 12 को यहाँ पुरा देंगे, यहाँ हम लोग 1 से गुना करेंगे, ठीक है, 12 पुर गया, यहाँ 6 से गुना किए, यहाँ 1 से गुना किए तो यहाँ भी 12 पुर गया, यहाँ भी पुर गया हमारा, 6 से गुना किए तो। अब देखिए ऊपर क्या रह जाएगा, 12x प्लस 7y बराबर 233, नीचे क्या हो जाएगा 12x प्लस 6 18y बराबर 48 गुना 6 कितना हो जाएगा, 8 छक 48 के 8, बाकी 4 और 24 4 28। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 12x कैंसिल हो गया, बच गया कितना माइनस 11y इक्वल टू माइनस 55, माइनस माइनस कैंसिल, 11 से ये 5 बार में कट गया तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया 5, यानी कि एक पेंसिल का दाम हम लोगों को निकल गया कितना 5 रुपया। अब किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसी इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 5 है तो 5 गुना 3 15 बराबर 48, तो 2x बराबर 48 में से 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है, नहीं 4 में से एक जाएगा 3 33, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना निकल गया 33/2, यानी कि एक पेन का दाम कितना है हमारा 33/2, एक पेंसिल का दाम कितना है हमारे पास 5। अब आइए क्या कह रहा है 4 पेन, 4 गुना एक पेन का दाम कितना है 33/2, तो 4 पेन का दाम हो गया 4 गुना 33/2, तो एक पेन का दाम कितना निकल गया हमारे पास में 4 पेन का दाम 66 रुपया, ये हो गया 4 पेन का दाम, 4 पेन का दाम कितना हो गया 66। अब आइए एक पेंसिल का दाम कितना है, एक पेंसिल का दाम कितना है 5 रुपया, ठीक है, तो 4 पेन और एक पेंसिल का दाम क्या हो गया 66 और प्लस 5 बराबर 71 रुपया, इसका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा 71 रुपया, 66 और 5 71, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग अपना आकलन कीजिए कि हम लोग किस स्तर के तैयारी में हैं, उस अनुसार से आप लोग प्रिपरेशन तैयारी अपना शुरू कीजिए, ताकि आगामी जो परीक्षा हम लोगों के पास नज़दीक है उसको हम लोग क्लियर कर पाएँ। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज हम लोग मैथ और रीजनिंग दोनों को मिक्स करके हम लोग बनाए हैं, तो दोनों का बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास नंबर 2 रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई भी रीजनिंग ऐसा नहीं है कि ये रीजनिंग, इस प्रकार का रीजनिंग सिर्फ रेलवे के ही परीक्षा में पूछे, हो सकता है एसएससी में पूछे, बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे, ठीक है। तो इस प्रकार के रीजनिंग को देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे कि सबसे पहले इस रीजनिंग को हम पढ़ते हैं, पढ़ के सुनाते हैं कि क्या कह रहा है, और इसको घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कि किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये होता है उत्तर की ओर मुख करके, यानी ऐसे बैठा हुआ है इस मुंह में। डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का रीजनिंग अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत सारे परीक्षार्थी इसको छोड़ के आते हैं, जबकि एकदम सरल है, एकदम आसान है। यदि जिससे ये नहीं बन रहा हो, आज के बाद उन सभी परीक्षार्थियों का डाउट क्लियर हो जाएगा और इस प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में कभी नहीं छूटेगा। कह क्या रहा है देख लीजिए, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, हम लोग इस मुंह में बैठा हुआ है, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा दायां, और इधर हो जाएगा बायां। यही सबसे बड़ी चीज है समझने की कि हमारा दायां कैसे होगा। ये देखिए इस मुख करके बैठा हुआ है तो हमारा दायां ये, बायां ये, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। अब आइए आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है कि डी ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर, दाईं किधर है, इधर है दाईं, दाएं, और इधर होगा बाएं, ठीक है। ए डी जो है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, चौथा स्थान, यानी 1 2 3, और चौथा स्थान पर क्या है, डी है। डी जो है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, चौथा स्थान पर हो गया, बैठा है। बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी जो है वो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी 1 2 3, तीसरा स्थान पर तो बी है ही, यहां बी लिख दिए। डी जो है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, बी जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आगे सी ए के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, सी जो है ए के बाईं ओर, बायां किधर, इधर 5वें स्थान पर, यानी 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर सी है। क्लियर हो गया, बैठा है। बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है, बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है, इसका मतलब ई इधर बैठेगा चूंकि डी तो इधर आ गया है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता, अब ये पंक्ति हमारा यहां से यहां तक पूरा हो गया, इस पंक्ति में अब कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा, ठीक है। तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब इतना व्यक्ति बैठा हुआ है पंक्ति में, ये सब जो है ये सब व्यक्ति है, ये सब व्यक्ति है, ठीक है, ये सब भी व्यक्ति है भाई, डैश नहीं है, ये सब भी व्यक्ति है, नाम नहीं है ये सब का, ठीक है। तो कितना व्यक्ति है इस पंक्ति में, तो काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, कुल 16 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 16 व्यक्ति। क्लियर हो गया इस प्रकार का प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न अब प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों से कभी नहीं छूटेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैथ से संबंधित है कि यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है और उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे
कि हम लोग डायग्राम बना देंगे आयत का। ठीक है, ये बन गया हमारा आयत। ये क्या बन गया? आयत। आयत का डायग्राम यही होता है। तो सबसे पहला चीज़ तो इस प्रकार के प्रश्न में डायग्राम का बहुत महत्व है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि आयत कैसे बनता है, वर्ग कैसे बनता है। तो आयत पूछ रहा है, आयत बना दिए। आयत की लंबाई, ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है। चौड़ाई की तिगुनी, मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई क्या है? चौड़ाई की तिगुनी है, तो 3x सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो पूछ रहा है आयत का परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम हम लोग ये देखेंगे इसमें कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। सबसे पहला काम इसमें, ये सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या हम लोग इसको बना भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। ये क्या होता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्लियर हो गया? तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है, बराबर 2। लंबाई कितना है? 3x प्लस चौड़ाई कितना है? x। क्लियर? 2 से यहां कट जाएगा 24 बार में, 3x और 1x, 4x बराबर क्या है? 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24/4 यानी 6 सेंटीमीटर। x बराबर 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या था हमारा? x सेंटीमीटर, यानी जो x का वैल्यू निकला वही हमारा चौड़ाई हो गया, तो 6 सेंटीमीटर। इसका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैथ से संबंधित है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहला काम हम लोग एक त्रिभुज बना देंगे। बना दिए त्रिभुज। अब क्या कर रहा है? ABC, A, B एंड C। AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है। AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है। लंब है का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और DBC बराबर 44 डिग्री है। DBC कोण DBC बराबर 44 डिग्री। इसका मान कितना है? 44 डिग्री है। E जो है, EBC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि कोण CAE, कोण CAE बराबर 34 डिग्री है। ये कितना है? 34 डिग्री। कोण AEB का माप ज्ञात करें। अब देखिए, कोण AEB का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला ज्ञात करना है हम लोगों को। ये कितना है? कोण AEB इक्वल टू वाट। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम लोग समझते हैं। हम लोगों को क्या क्या चीज़ दिया हुआ है कि सबसे पहला चीज़ ये दिया हुआ है हम लोगों के पास कि ये जो है हमारा D जो है ये लंब है, तो ये 90, ये भी 90। क्लियर? अब देखिए, ये त्रिभुज बन गया, यहाँ O मान लेते हैं। अब ये त्रिभुज बन गया AOD। त्रिभुज हो गया ये AOD एक त्रिभुज हो गया, जिसमें कि एक कोण का मान 90 है, दूसरा कोण का मान 34 है, तो तीसरा कोण का मान निकल जाएगा। हाँ, देखिए, कोण ODA बराबर कितना है? 90 डिग्री। ODA बराबर 90 डिग्री।
कोण DAO बराबर DAO बराबर 34 डिग्री है। ठीक है, तो ये कोण का मान निकल जाएगा, कोण AOD बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण का मान कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये याद रखना है कि त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, यानी उनके तीन कोणों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए कि हम लोगों के पास एक त्रिभुज है, उसका दो कोण का मान दिया हुआ है, तो तीसरा कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 में ये दोनों के योग को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का योग 124, यानी निकल गया कितना, 56 डिग्री। कोण AOD का मान कितना निकल गया, 56 डिग्री। अब देखिए ये कोण का मान हम लोगों के पास निकल गया है, कितना निकल गया है, 56। अब समझिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, कट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, कट रहा है ना ऐसे, तो ये ध्यान रखना है कि इस कोण का मान अब कितना निकल गया, 56 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान में रखना है ये कि ये और ये, यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है, यानी कोई भी, ये है मान लीजिए x, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है कि ये 56 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एक कोण 56, दूसरा 44, तो तीसरा निकल जाएगा, 180 में घटा देंगे, 180 माइनस 56 प्लस 44, 56 प्लस 44, तो 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। इसका मान कितना निकल गया है, 80 डिग्री। यही ना पूछ रहा था, इसी का ना पूछ रहा है, कोण AEB, कोण AEB बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो त्रिभुज के इस प्रकार का प्रश्न को बनाने के लिए त्रिभुज के कुछ गुण को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बेसिक क्लास में ज़रूर बताऊंगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो समझा है उसको बार बार देखिए, समझिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मैथ से ही है। यदि एक चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D को क्रम से लिया जाए तो उसका अनुपात 3, 7, 6 और 4 के अनुपात में है। ABCD है एक, ऑप्शन है पतंग है, समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखिए कि उसका जो 4 कोण है, चारों कोण का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं अनुपाती राशि x है। ठीक है, x है तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इसलिए हम ऐसा लिखे हैं कि चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आइए, इसमें 4 कोण का अनुपात दिया हुआ है। पहला कोण 3x, दूसरा कोण 7x, तीसरा कोण 6x, चौथा कोण 4x। तो चारों कोणों को हम जोड़ दिए तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब देखिए इससे निकाल लेते हैं, 7, 3, 10, 6, 16, 4, 20x बराबर 360 डिग्री, यानी कि x का मान कितना निकल गया, 18 डिग्री। तो अब यहां से हम लोग पुट करते जाते हैं कि पहला कोण क्या हो गया हमारा, 18 तिया 54 डिग्री पहला, दूसरा 18 सती 126 डिग्री, तीसरा कोण 18 छक 108 डिग्री और चौथा कोण 18 चौक
72 डिग्री। समझ गए? ये हम लोगों के पास दिया हुआ है, चारों कोण जो है क्रम से दिया हुआ है। अब इस कोण को देख करके हमको समझ में आ रहा है कि हम लोगों का जो चतुर्भुज बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, क्योंकि दो कोण हमारा बड़ा है 126, 108, तो ये निश्चित रूप से 126 और 108 होगा, ठीक है। और दो कोण हमारा छोटा बन रहा है, दो कोण हमारा छोटा बन रहा है, यानी इसको मान लेते हैं हम लोग 54 और ये हो जाएगा हम लोगों के पास 72, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है इस कोण के अकॉर्डिंग, इस चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसके आसन्न कोण, ये जो कोण है और ये जो कोण है ए बी सी डी है, तो ये कोण और ये कोण का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, उसी प्रकार से इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा कौन सा चतुर्भुज बन गया? समलंब चतुर्भुज। जैसे ही ये कोण हम लोगों को निकला तो तुरंत हम लोग इसको जोड़ेंगे 180, इसको भी जोड़ेंगे 180, तो समझ जाएंगे तुरंत कि आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है और इस प्रकार का चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? डी, समलंब चतुर्भुज। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा रीजनिंग से संबंधित है और डायरेक्शन से संबंधित है। मैंने पिछले क्लास में डायरेक्शन से संबंधित रीजनिंग को बताया है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ भी जा करके आप लोग पूरा डायरेक्शन को समझ सकते हैं। आइए, डायरेक्शन से संबंधित है, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम में है, स्तंभ डी और स्तंभ डी के उत्तर में है, स्तंभ ई स्तंभ डी के पूर्व में है और स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में है। स्तंभ बी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है? यानी 4 स्तंभ है, ए बी सी और डी, यही जो है उत्तर पूरब पूरब पश्चिम, यही सब दिशा में ये लोग अपना बटा हुआ है। कैसे कैसे बटा है आइए देखते हैं। पहले समझ लेते हैं डायरेक्शन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यही होता है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट और इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है कि स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम में है। स्तंभ बी जो है यहाँ है, स्तंभ ए बी के पश्चिम, तो पश्चिम किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम में, ए है पश्चिम में, और स्तंभ डी के उत्तर में है। ए जो है स्तंभ बी के पश्चिम और स्तंभ डी के उत्तर, उत्तर ऊपर हो गया, ठीक है, उत्तर में है। स्तंभ ई डी के पूर्व में है, स्तंभ ई जो है वो डी के पूर्व में है, ठीक है, डी के पूर्व में है, ये पूर्व हो गया। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, कि फिर से मैं बता दे रहा हूं। स्तंभ ए जो है वो कहाँ है? बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में हो गया, और डी के उत्तर में, डी के उत्तर में, ठीक है। स्तंभ ई डी के पूर्व में है, स्तंभ ई जो है डी के पूर्व में है, और स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में है। स्तंभ सी स्तंभ डी के, स्तंभ सी जो है वो डी के पश्चिम में है, ठीक है। स्तंभ बी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है? अब पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है। अब यहां पर यदि हम लोग बनाते हैं ये, तो बी यहां पर है और डी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको हम लोग वहां पर बैठाते चले जाएंगे
और डायरेक्शन का हम लोगों के पास ज्ञान रहना चाहिए कि कौन कौन सा डायरेक्शन कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं, कि नॉर्थ ऊपर लिखाता है, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, और बीच वाला क्या कहलाता है वो भी मैंने बता दिया। तो बी यहाँ आ गया, बी, और यहाँ पर है डी, तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा। तो ये जो पोर्शन है वेस्ट और साउथ का, इन्हीं दोनों के बीच में है, तो साउथ वेस्ट हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम हो गया इसका आंसर, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, रीजनिंग से संबंधित है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पी का स्थान पंक्ति में बाएं सिरे से 32वां है और पंक्ति के दाएं सिरे से 47वां है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहला ध्यान ये देना है कि पंक्ति किस ओर मुंह करके बैठा हुआ है, उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर यानी ऊपर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी ऊपर मुख करके बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, तो इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए, कौन व्यक्ति बैठा है भाई, पी, व्यक्ति पी है, पी को बैठा दीजिए एक पॉइंट पर, यहां पर पी बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़ दीजिए, क्या कह रहा है, पी का स्थान पंक्ति में बाएं सिरे से 32वां है, बाएं से 32वां, बाएं से ये 32वां है, तो इधर 31 व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका मतलब 31 व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, ये 32वां है। तो अब क्या कर रहा है, तथा दाएं सिरे से 47वां है, दाएं से 47वां है, यानी इधर 46 व्यक्ति पहले बैठा हुआ है, तब ये दाएं से 47वां हो गया। समझ गए क्वेश्चन। एक व्यक्ति पी बैठा हुआ है जो बाएं से 32वां है, बाएं से 32वां और दाएं से 47वां है, यानी 46 व्यक्ति इधर, पी के 46 व्यक्ति इधर, 31 व्यक्ति इधर, तो कितना हो गया 46 और 31, 46 प्लस 31 प्लस ये पी एक व्यक्ति, तो कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46 31 और 1 बराबर कितना हो जाएगा 78 व्यक्ति। क्या हो जाएगा 78 व्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा 78 व्यक्ति। ये आपका आंसर निकल गया। सिर्फ और सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है कि व्यक्ति पंक्ति में किस ओर मुंह करके बैठा हुआ है। यदि यहाँ पर दाएं दक्षिण कर दिया जाए, यहाँ दक्षिण कर दिया जाए तो सिस्टम पलट जाएगा तुरंत, ठीक है। तो दक्षिण कर देंगे, और यदि हमको ज्ञान नहीं रहेगा कि इसका उत्तर की, इसका दायां किधर होगा बायां किधर होगा, तो सारा सिस्टम गलत हो जाएगा, हिसाब गलत हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्शन के प्रश्न में बायां दायां उत्तर पूर्व पश्चिम ये सब जो है हम लोगों को जहन में रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को सरल करना है। क्या दिया हुआ है भाई, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर पर पावर है 3/2 गुना 8 पर पावर है 2/3 भाग 1/6 पर पावर है -3। तो इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। सॉल्व कीजिए। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 पर पावर 3/2, एकदम स्टेप वाइज बता रहे हैं, समझ लीजिए, गुना 8 को हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 2 to the power 3 इक्वल टू 8 होता है, पर पावर 2/3 भाग, जब भी किसी संख्या के, जैसे x to the power -3 है, जब भी किसी का पावर माइनस में होता है और इसको हम लोग यदि पावर का साइन चेंज करते हैं तो इसका क्रम बदल जाता है, यानी 1/x पर पावर ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/6 पर पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा 6 to the power 3, ठीक है। साइन चेंज होगा तो ये ऊपर हो जाएगा। क्लियर। आगे आ जाइए, 169 में 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 144 पर पावर 3/2 गुना 2 पर पावर 3 गुना 2/3 भाग
6 पर पावर 3, 3 3 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर गुना 3/2, 12 का स्क्वायर गुना 2 पर पावर 2 और भाग 6 पर पावर 3। क्लियर? 2 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 12 का क्यूब, 12 का क्यूब गुना 2 पर पावर 2 और भाग 6 पर पावर 3। अब देखिए, अब हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 12 पर क्यू है, यानी 12 गुना 12 गुना 12, ठीक है, गुना 2 पर पावर 2 है बटा भाग है 6 गुना 6 गुना 6। क्लियर? काट दीजिए, 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 32। क्लियर हो गया? बस सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड है और ये सीरीज है। ठीक है कि 1 2 11 36 85 के बाद क्या होगा, उसके बाद 287 है। तो ये एक सीरीज है, श्रृंखला है। 1 2 11 36 85 के बाद वाट और फिर 287 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ से कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। यहाँ से कितना बढ़ा है? 9 बढ़ा है। यहाँ से कितना बढ़ा है? 25 बढ़ा है। यहाँ से कितना बढ़ा है? तो 49 बढ़ा है। अब यहाँ से कितना बढ़ेगा, यही निकालना है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, ये जो अब हम लोगों के पास सीरीज बन रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर। तो पहले 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ, 7 का स्क्वायर हुआ। तो इस बार कितना का स्क्वायर होगा? 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इसका मतलब है कि 85 जोड़ 81 कितना हो जाएगा? 166। क्लियर हो गया? 9 का स्क्वायर के बाद बढ़ेगा हमारा 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 121 हो जाएगा, 287 पूर जाएगा। यही सीरीज है कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर के ये सीरीज में बढ़ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 166, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। अब हम लोग आज के अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। निकटतम लगभग, क्वेश्चन को समझिए, निकटतम लगभग कह रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 4.98 इंटू 2 प्लस 1.96 इंटू 4 माइनस 8 डिवाइड 2 प्लस 1 इक्वल टू वाट करना है। तो निकटतम लगभग का है, तो निकटतम लगभग इसका कितना हो जाएगा? 5। 4.98 है तो निकटतम कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 प्लस 1.96 का निकटतम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 8 भाग 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8 और माइनस 8 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 1। जोड़ दीजिए, 10 8 18 1 19 माइनस 4 बराबर 15। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 15। तो आज हम लोगों ने कुल 10 प्रश्न देखा और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखा कि उसी टाइप का प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और आज मैंने जो भी प्रश्न को यहाँ बताया है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ तक कि ग्रुप डी के परीक्षा में भी पूछे गए सवालों को मैंने यहाँ पर आज सॉल्यूशन बताया है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, बेसिक एजुकेशन सेंटर को। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार का जो महत्वपूर्ण
प्रश्नों का सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो आप लोगों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ प्रश्न और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।